हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। सभी को आज के 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, आज के अमृत महोत्सव की उपलक्ष्य में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन देखिए रहने वाला है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत हम बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ करने वाले हैं। इससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास देखिए सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर देखिए, बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज आपके अंदर देखिए जोश और जुनून जगाने के लिए एक शानदार मोटिवेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर, कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर। बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ देखिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हमें बहुत ही जोश और जुनून के साथ इस सेशन को कंप्लीट करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षक को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके लिए लेकर आए हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, प्रभावी शिक्षण या फिर सादा जीवन। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। शिक्षक को कौन सी विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है। तो कौन सी सहायक है देखिए, क्या शिक्षक का व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए, या फिर उसका आचरण जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, उसका जो भी पढ़ाने का तरीका है वो प्रभावी होना चाहिए, या फिर उसका जीवन है वो सादा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो कौन सी विशेषता श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है। तो कौन सी सहायक है, प्रभावी शिक्षण। एक देखिए, शिक्षक अच्छा प्रभावी शिक्षण करवाएगा, छात्रों को प्रभावित करने वाला शिक्षण करवाएगा, तो उससे क्या होगा, कक्षा में अनुशासन बना रहेगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कथन है, अब देखिए कथन किसका है कि बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह कथन किसका है, स्ट्रेन का, कोल्सनिक का, पियाजे का या फिर ग्रूम्स का। तो राइट आंसर क्या होगा, कोल्सनिक का। ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। शिक्षा का कार्य क्या है, जन्मजात रुचियों को बदलना, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का कार्य आपको बताना है कि क्या है शिक्षा का कार्य। शिक्षा का कार्य जो भी हमने रुचि अर्जित की है उसे अपने स्वभाव में लाना। ऑप्शन देखिए 2 राइट आंसर होगा, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो कि पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ्य पुस्तकों को सीख से पढ़वा सके, या फिर विवेचन प्रारंभ करा सके, या विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो किस शिक्षक को सफल समझना चाहिए, आपको बताना है कि शिक्षक को सफल समझना चाहिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले को। ऑप्शन 4 जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण है जो पढ़ाना है वो एक प्रक्रिया की भांति किसे सम्मिलित करता है, केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी और शिक्षक को, या फिर विद्यार्थी शिक्षक और उसकी माता को, या फिर विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम को। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है वो किसे सम्मिलित करता है, किसे सम्मिलित करेगा देखिए
विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम को। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। इसी के साथ आपको पूछ ले कि शिक्षण के 3 कोण कौन कौन से हैं। शिक्षण एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, तो 3 कोण देखिए कौन कौन से हैं। तो आपको क्या बताना है, 3 कोण, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन ड जिसने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। आपको बताना है बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। अंतर्मुखी यानी वो अंदर से जो भी भाव उत्पन्न करता है वो व्यक्तित्व होता है। उभयमुखी यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों, या फिर बहिर्मुखी यानी दिखावटीपन उसका व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में बालक का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चा जब देखिए 2-3 वर्ष से लेकर 5-6 वर्ष का रहता है तब देखिए बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। क्या वो दिखावटीपन करता है या फिर जो भी उसके अंदर मन में विचार आते हैं वो प्रकट करता है। तो कैसा होता है, ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा, अंतर्मुखी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, किस अवस्था में बालक में दलीय खेलों में भाग लेने की रुचि विकसित होती है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में दलीय खेल यानी जो भी ग्रुप खेल होते हैं उसमें भाग लेने की रुचि विकसित होती है। कौन सी अवस्था में होती है, 11 से 13 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अवलंबित है। कौन से विकास पर उसके बालक का सर्वांगीण विकास अवलंबित है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या फिर गामक। तो राइट आंसर क्या होगा, गामक विकास पर। ऑप्शन ड देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि किशोरावस्था में परिवर्तन के संबंध में कितने सिद्धांत प्रचलित है। कितने सिद्धांत प्रचलित है, देखिए 2 सिद्धांत प्रचलित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि छात्र में वृद्धि किससे होती है, वातावरण से, वंशानुक्रम से, तंत्रिका तंत्र से या फिर मेरुरज्जु से। तो किससे वृद्धि होगी छात्र में, आपको बताना है छात्र में वृद्धि किससे होती है, वंशानुक्रम से होती है। ऑप्शन ब जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है। आपको बताना है किशोरावस्था होती है जो देखिए 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु होती है, उसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। तो इसकी मुख्य समस्या क्या होती है, शारीरिक विकास की समस्या, यानी हमारा जो भी शारीरिक विकास है, जैसे हमारे हाथ पैर लंबे होना या फिर घटना, या फिर हमारा जो भी शारीरिक विकास है उसकी समस्या, या फिर समायोजन की समस्या, एक दूसरे के साथ हम समायोजन करने की समस्या रहती है, काम और संवेगात्मक की समस्या बनी रहती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सी समस्या मुख्य है, देखिए शारीरिक विकास की समस्या भी बनी रहती है, समायोजन की समस्या, यानी किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम एक दूसरे से देखिए समायोजन नहीं कर पाते, और काम और संवेगात्मक की समस्या। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि 20 शब्दों के वाक्य को दोहराने, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करने, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करने वाली बालक की अवस्था कौन सी है। आपको बताना है वो अवस्था जिसमें 20 शब्दों के वाक्य को दोहराने और कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करने और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करने, यानी कोई भी 2 पदार्थ देते हैं और उसमें तुलना करनी होती है, तो वो देखिए कौन सी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, देखिए 11 वर्ष की अवस्था। अब देखिए बालक होता है वो 11 वर्ष की अवस्था में 20 शब्दों के एक वाक्य को दोहराने लगता है, और जो भी कुछ कठिन शब्द है उनकी व्याख्या करने लगता है, और भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करने वाली बालक की क्या है, ये अवस्था है 11 वर्ष की अवस्था। अब देखिए कौन सी क्लास में बालक रहता है 11 वर्ष की अवस्था में।
कौन सी क्लास में रहेगा, 6 या 7th क्लास में? कौन सी अवस्था में 6 या 7th क्लास में देखिए रहेगा 11 वर्ष की आयु में? तो देखिए 6 और 7 का बच्चा 20 शब्दों के वाक्य को भी दोहरा सकता है और जो भी कुछ कठिन शब्द है उनकी भी देखिए व्याख्या वो कर सकता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जिस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव शामिल हो जाता है, वो कौन सी अवस्था है? आपको बताना है ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव भी सम्मिलित हो जाता है। कौन सी अवस्था है ये आपको बताना है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में देखिए बालक संवेगात्मक के साथ साथ सामाजिकता का भी देखिए भाव शामिल हो जाता है। अब देखिए संवेगात्मक अवस्था में क्या होता है, रोना, हंसना, ये क्या है, स्वाभाविक है। तो इसे क्या बोलेंगे, संवेगात्मक अवस्था। तो ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। देखिए सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई? फिर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आपको लाइक करना है और आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें बहुत ही जोश और जुनून के साथ इस सेशन को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि किशोरावस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन कहा है? किशोरावस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन कहा है? बाल्यावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, शैशवावस्था का या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी किशोरावस्था को किस अवस्था का पुनरावर्तन यानी दोहरान कहा है। पुनरावर्तन का अर्थ है कि यानी दोहराना, वापस क्या करना, दोहराना। तो किस अवस्था को कहा है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था? तो किसे कहा है, शैशवावस्था को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि किस आयु के बाद बालक की रुचियों में स्थिरता आ जाती है? आपको बताना है कि किस आयु के बाद बालक की जो भी रुचि है उनमें स्थिरता आ जाती है, बालक की रुचि खत्म हो जाती है। 15 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की में, 6 वर्ष की में या फिर 25 वर्ष की आयु में? तो देखिए बालक की रुचियों में स्थिरता कब आ जाती है, 15 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि किस अवस्था में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं? कौन सी अवस्था है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था? तो राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था। ऑप्शन द जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था कितने वर्ष की आयु की होती है, 2 से 3 वर्ष की आयु से 5 से 6 वर्ष की आयु में। बालक किन में अंतर समझने लगता है, अच्छी व बुरी आदतों में, माता पिता में, भाई बहन में या फिर मित्रों में? तो किन में अंतर समझने लगता है, देखिए अच्छी व बुरी आदतों में। 5-6 वर्ष की आयु का बच्चा अच्छी व बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है ना। तो ऑप्शन देखिए ए राइट आंसर होगा। उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं कि बच्चे देखिए अच्छी आदत क्या है और बुरी आदत क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बालकों को दिन, तिथि तथा वर्ष का ज्ञान कौन सी आयु में होता है? दिन, तिथि तथा वर्ष का ज्ञान देखिए कौन सी वर्ष में होता है? 90 वर्ष में, जब वो 9 साल के हो जाते हैं तब, या फिर 7 वर्ष के हो जाते हैं तब, या 11 वर्ष की आयु में या 13 वर्ष की आयु में? आपको कब हुआ था, देखिए दिन, तिथि और वर्ष का ज्ञान आपको कब हुआ था?
तभी देखिए बालकों को होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कब होता है। देखिए अब आपको देखिए पहले कब होता था, 90 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नब्बे वर्ष की आयु में देखिए कौन सी क्लास में रहोगे आप, 4 या 5th क्लास में, तो तभी तो आपको देखिए दिन तिथि तथा वर्ष का ज्ञान होगा। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बालक किस आयु में अपना नाम पूछे जाने पर बताने लगता है? किस वर्ष की आयु में अपना नाम पूछे जाने पर बताने लगते हैं? अब देखिए आजकल के बच्चे की तो आप बात ही ना करो, क्योंकि वो तो क्या है, स्मार्ट बच्चे हैं। 3 से 4 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में, 8 से 10 वर्ष की आयु में, या फिर 1 से 2 वर्ष की आयु में। तो कब बताने लगते हैं नाम? 3 से 4 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ए जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। देखिए आजकल के बच्चों की बात नहीं की जा रही है, जो देखिए पहले हमारे साथ के बच्चे थे ना, उनकी देखिए बात की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस आयु के सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना आरंभ कर देते हैं? अब आपको बताना है कौन से आयु में बालक सामान्य वर्ण और अक्षरों को लिखना आरंभ कर देता है। 8 से 10 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में, 1 से 3 की में, या फिर 4 से 5 वर्ष की आयु में। तो कब देखिए अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देता है? 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक वर्ण और अक्षरों को लिखना शुरू कर देता है। जो भी क ख ग घ होते हैं उनको लिखना शुरू कर देता है 4 से 5 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? शैशवावस्था में, युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? तो राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था में। ऑप्शन देखिए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। बाल्यावस्था होती है 2 से 3 वर्ष से लेकर 5 से 6 वर्ष की आयु में। बालक कौन सा दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर देता है? कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक, या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण? तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर देता है? देखिए यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन देखिए बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि व्यक्ति के शरीर में कद यानी उसकी लंबाई, कद किसे बोलेंगे? लंबाई को। भार आदि में परिवर्तनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? यदि देखिए लंबाई और भार में प्रयोग होगा यानी परिवर्तन होगा तो कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाएगा? क्या उससे देखिए यदि व्यक्ति सीखेगा तब क्या लंबाई और भार में परिवर्तन होगा, या फिर इसके लिए अभिवर्धी वर्ड यूज करेंगे, विकास या फिर परिवर्तन? तो देखिए क्या यूज करेंगे? अब देखिए लंबाई और भार है तो ये कौन सा विकास हो गया इसमें? लंबाई। देखिए कद और भार में परिवर्तन होगा तो कौन सा विकास होगा? शारीरिक विकास। अब आपको बताना है यदि शारीरिक विकास होगा तो कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे हम? कौन सा करेंगे? अभिवर्धी। देखिए शारीरिक विकास के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अभिवर्धी। और शारीरिक के साथ साथ क्या हो? मानसिक विकास भी हो, हमारी बुद्धि का भी देखिए विकास हो तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिर विकास वर्ड यूज करते हैं। तो शारीरिक विकास होगा, कद और भार में वृद्धि होगी तो अभिवृद्धि देखिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व क्या है? अब आपको बताना है जो बालक का सामाजिक विकास होता है यानी समाज के जो
जो भी रीति रिवाज है उसको अपनाने का जो भी विकास होता है उसमें सर्वाधिक बाधक तत्व है, यानी जो बाधा डाल रहा है वो तत्व कौन सा है? परिवार, पालन पोषण की विधि, या फिर विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण, या मानसिक विकास। तो बाधक तत्व आपको पूछा है तो कौन सा होगा? विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। देखिए इस सेशन में हम 35 क्वेश्चन देखने वाले। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन इस सेशन में हम देखने वाले हैं और सभी को सेशन के लास्ट में बताना है कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आपको देखिए लाइक जरूर करना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि किशोर व किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित कब होते हैं? जो किशोर और किशोरियां हैं यानी जो बालक और बालिकाएं हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित कब होते हैं? किशोरावस्था के प्रथम चरण में, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, या फिर मध्य चरण में। तो कौन से चरण में आकर्षित होते हैं किशोर और किशोरियां एक दूसरे की ओर? कौन सी अवस्था में होते हैं? देखिए किशोरावस्था के मध्य चरण में। ऑप्शन है द देखिए जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। और इसी अवस्था में देखिए अपने मन को आप शांत कर लोगे यानी स्थिर रख लोगे तब देखिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो देखिए आपका मन चक्री हो गया तो फिर आप देखिए फंस गए ऐसे मान लो, फंस गए ऐसे मान लो आप। तो फिर तो ऑप्शन है डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि मापन की विशेषताओं में शामिल है। मापन की विशेषताओं में क्या शामिल है? घटना या परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण, उत्तर के आधार पर अंक प्रदान, किसी एक गुण या चर का मापन, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 में? उपरोक्त सभी। मापन की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? एक तो देखिए घटना और परिणामों के लिए प्रतीक निर्धारण करना, उत्तर के आधार पर अंक प्रदान करना, ये भी क्या है? मापन है। किसी एक गुण या चर का मापन करना, ये भी है मापन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 मूल्यांकन की विशेषताओं में क्या शामिल है? मूल्यांकन की विशेषताओं में देखिए क्या क्या शामिल है। मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। अब देखिए मूल्यांकन उद्देश्य आधारित जरूर होता है। मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन देखिए उद्देश्य आधारित भी होता है, मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, मूल्यांकन मापन के बाद होता है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। स्थिति निर्धारण करना, सीमित क्षेत्र, घटना या तथ्य का मूल्य निर्धारण करना, या फिर सार्थक भविष्यवाणी संभव। तो मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए मूल्यांकन ये नहीं कहता कि देखिए क्षेत्र कैसा होना चाहिए, क्षेत्र पर देखिए मूल्यांकन डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। एक किशोर है, एक किशोर बालक है, किशोरावस्था का एक बालक है, तो उसका मूल्यांकन कब किया जाता है? देखिए किशोर नाम नहीं है, किशोर नाम नहीं है, यहाँ देखिए किशोरावस्था के बालक की बात की गई है। किसकी बात की गई है? किशोरावस्था के बालक की। तो उसका शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा? उसके शरीर की ऊंचाई और भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा,
तो किसके द्वारा शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है किशोरावस्था में बालक? उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, यानी जो भी उसके शारीरिक अंग है उसके द्वारा, उन शारीरिक अंगों के द्वारा कितना शारीरिक कार्य किया गया है, तो ये डिपेंड करेगा शारीरिक विकास पर। तो ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है देखिए उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आनुवांशिकी, वातावरण, कभी आनुवांशिकी तो कभी वातावरण, या फिर आनुवांशिकी और वातावरण दोनों। तो कौन सा कारक है? एक किशोर बालक है, किशोरावस्था का बालक, तो उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ कौन सा है? जो उसकी आनुवांशिकी है, जो उसके आनुवांशिक लक्षण है वो, और जो जिस वातावरण में वह रहता है, दोनों देखिए उसकी अभिरुचि को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? कौन सा कारक है जो कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? अब शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है? जो कक्षा कक्ष होता है जिसमें हम बातचीत करते हैं, उसमें कौन सा कारक बाधा डालेगा? वाणी की सर्वैता, यानी जो भी हम बोलते हैं वो कम सुनाई देना, या फिर उच्चारण की अनभिज्ञता, यानी जो भी हम वर्ड यूज करते हैं उसका ज्ञान नहीं हो तब देखिए वो बाधा डालेगा। छात्रों की सतर्कता, या फिर तात्कालिक पृष्ठ पोषण, यानी तुरंत उन्हें पुनर्बलन दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो कौन सा बाधा डालेगा? कौन सा तत्व बाधा डालेगा? कौन सा डालेगा? उच्चारण की अनभिज्ञता। हम जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी शब्द देखिए शाब्दिक संप्रेषण है, तो जो भी शब्द हम वहाँ प्रयोग कर रहे हैं और वो बालकों के अनभिज्ञ, यानी वो उस शब्द से पहले परिचित नहीं है, तो वो क्या होगा? संप्रेषण में देखिए बाधा डालेगा। तो ऑप्शन देखिए बी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका है जो मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है छात्रों के? सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना, या फिर स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि बालक के व्यवहार का आधार क्या है? संवेग, यानी बालक के जो भी संवेग है वो क्या व्यवहार का आधार है? अब संवेग क्या होता है? बालक जल्दी से गुस्सा हो जाता है, बालक रो देता है, या फिर बालक का हंसना, यह क्या होता है? संवेग होते हैं। अनुकरण करना, यानी किसी की नकल करना, मूल प्रवृत्ति, या फिर उसकी आदतें। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 में? उसकी मूल प्रवृत्ति, जो भी उसकी मूल प्रवृत्ति है वो उसका क्या होता है? व्यवहार का आधार होता है। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 35 है कि मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। जो मनोविज्ञान शिक्षण करवाया जाता है उसमें बालकों का ध्यान रखा जाता है योग्यता पर, उनकी अभिक्षमता पर, उनकी रुचि पर, या उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान जब पढ़ाया जाता है तब बालकों का ध्यान रखा जाता है उनकी योग्यताओं का भी, उनकी अभिक्षमता का भी, और उनकी रुचि का भी। तो ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है वो राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी देखिए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन आपको।
बहुत ही जोश और जुनून के साथ आज इस सेशन को हमने कंप्लीट किया है। तो आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन। आपको सेशन देखिए आपको अच्छा लगा हो तो बहुत ही जोश और जुनून के साथ सभी को सेशन को लाइक करना है और आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर करना है और सेशन को एंड तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास देखिए हम यहीं एंड करते हैं।